तो नेक्स्ट टेक्निक ऑफ सेपरेशन इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। जिस तरह पहले पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, ये जितनी टेक्निक्स हम पढ़ते जा रहे हैं, दीज आर द टेक्निक ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज आल्सो टेक्निक ऑफ सेपरेशन। It is the technique in which solute is separated from solution by shaking it with an immiscible solvent in which solute is more soluble। इस टेक्निक की मदद से हम सॉल्यूशन में से सॉल्यूट अलहदा करते हैं। कैसे अलहदा करेंगे? बाई शेकिंग इट विद एन इमिसिबल सॉल्वेंट। सॉल्यूशन को ऐसे सॉल्वेंट के साथ शेक करेंगे जो सॉल्यूशन के साथ इमिसिबल हो, सॉल्यूशन के साथ मिक्स ना हो, और ऐसा सॉल्वेंट इन विच सॉल्यूट इज मोर सॉल्युबल, और ये इमिसिबल सॉल्वेंट में सॉल्यूट ज़्यादा सॉल्युबल हो एज कंपेयर टू फर्स्ट सॉल्वेंट। तो इस तरह इमिसिबल सॉल्वेंट से के साथ शेक करके हम सॉल्यूशन से हल शुदा सॉल्यूट अलहदा कर सकते हैं। ये टेक्निक आमतौर पे ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्वस लेयर से, एक्वस सॉल्यूशन से अलहदा करने के लिए। ये कॉमनली हम यूज़ करते हैं ये टेक्निक। इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम एक्वस लेयर, फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्वस लेयर से अलहदा करने के लिए इस सॉल्यूशन को ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ शेक करेंगे जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा सॉल्युबल हो और वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक्वस लेयर के साथ मिक्स ना हो। मोस्ट कॉमनली हम लेबॉर्ट्री में ईथर यूज़ करते हैं एज अ इमिसिबल सॉल्वेंट, और ऐसी एक्सट्रैक्शन जिसमें ether is used as immiscible solvent is called ether extraction. It is the most common example of solvent extraction. Ether extraction is commonly used for separation of organic compound from aqueous layer in laboratory. ये टेक्निक उन सॉलिड को, उन सॉल्यूट को अलहदा करने के लिए, उन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को अलहदा करने के लिए यूज़ करते हैं जो वोलाटाइल और थर्मली अनस्टेबल हों। ये टेक्निक कॉमनली इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। उस प्रोडक्ट को अलहदा करने के लिए यूज करते हैं विच इज नंबर 1 वोलाटाइल एंड थर्मली अनस्टेबल। वोलाटाइल ऐसा सब्सटेंस जो इजीली वेपोराइज हो जाए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, और थर्मली अनस्टेबल जो हीट करने पर डिकम्पोज हो जाए। तो ऐसे सॉल्यूट से इम्प्योरिटीज अलहदा करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते, सब्लिमेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन और सब्लिमेशन दोनों में हीटिंग इन्वॉल्व है। इसलिए वो टेक्निक्स ऐसे प्रोडक्ट्स जो वोलाटाइल और थर्मली अनस्टेबल हों, इन प्रोडक्ट्स की सेपरेशन प्योरिफिकेशन के लिए सब्लिमेशन या क्रिस्टलाइजेशन इस्तेमाल नहीं की जाती। ऐसे प्रोडक्ट को अलहदा करने के लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं। इसमें सिंपल प्रोसेस ऑपरेटर्स यूज्ड इज द सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल की मदद से हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक यूज़ करके प्रोडक्ट को एक्वस लेयर से अलहदा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्वस लेयर से अलहदा करना है तो सबसे पहले एक्वस लेयर या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टेकन इन सेपरेटिंग फनल। लेट्स से दिस इज द एक्वस लेयर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इम्प्योरिटीज। एक्वस सॉल्यूशन या एक्वस लेयर। अब इस एक्वस लेयर से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को अलहदा करने के लिए this aqueous solution is shaken with an immiscible solvent ether in which organic compound is more soluble. Then put small amount of ether in separating funnel
ईथर विल रिमेन इन अपर लेयर, कि ईथर की डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू एक्वस लेयर, ईथर लेयर विल रिमेन एज अपर लेयर। देन स्टॉपर्ड द सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल को स्टॉपर्ड करें एंड इट इज शेकन फॉर 10 to 15 मिनट्स, 10 से 15 मिनट इसे शेक करते हैं टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कंटेक्ट ऑफ टू इमिसिबल सॉल्वेंट। तो जो ही शेक करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड ईथर लेयर में ज़्यादा सॉल्युबल है, तो इस एक्वस लेयर से ऑर्गेनिक कंपाउंड ईथर लेयर में शिफ्ट हो जाएगा। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज विल रिमेन इन एक्वस लेयर, इस तरह इम्प्योरिटीज यहीं रह जाएंगी एक्वस लेयर में और प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड विल रिमेन इन ईथर लेयर। अब 10-15 मिनट शेक करने के बाद फिर इसको सेपरेटिंग फनल को स्टैंड करते हैं ताकि दोनों लेयर्स अलहदा हो जाएं। फिर यहाँ से टैप खोल के एक्वस लेयर निकाल लेंगे विच कंटेन इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, फिर टैप बंद कर देंगे, फिर दूसरे कंटेनर में ईथर लेयर निकाल देंगे एंड प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द ईथर। ईथर वोलाटाइल सॉल्वेंट है, इसको ओपन एयर में रखेंगे फ़ौरन इवेपोरेट हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें हासिल होगा। अब इस प्रोसेस में अगर आप सिर्फ एक ही दफ़ा ईथर डाल के एक्सट्रैक्शन करते हैं तो सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्वस लेयर से सेपरेट नहीं होता। ये प्रोसेस बार बार रिपीट करेंगे तो इट विल बिकम मोर एफिशिएंट, कंप्लीटली ऑर्गेनिक कंपाउंड अलहदा हो सकेगा। यानी यू कैन से दैट कि द रिपीटेड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शंस are using small volume of solvent are more efficient than single extraction using लार्जर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि वाई रिपीटेड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन आर मोर एफिशिएंट देन सिंगल एक्सट्रैक्शन, कि ये प्रोसेस हम बार बार रिपीट करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अलहदा होगी। अगर हम ये प्रोसेस एक ही दफ़ा ईथर ज़्यादा डाल लें और एक ही दफ़ा एक्सट्रैक्शन करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मुकम्मल तौर पे अलहदा नहीं होगा। उसकी क्या वजह है कि एक ही दफ़ा एक्सट्रैक्शन करने से ऑर्गेनिक कंपाउंड मुकम्मल तौर पे क्यों अलहदा नहीं होता? इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। दिस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का बेसिक प्रिंसिपल इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टीशन लॉ के मुताबिक अ सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स in constant ratio of concentration irrespective of its added amount। चाहे सॉल्यूट जितनी मिकदार में ऐड कर लें, दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स में रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट रिमेन कांस्टेंट। चाहे आप इमिसिबल सॉल्वेंट की क्वांटिटी जितनी यूज़ कर लें, सॉल्यूट की क्वांटिटी जितनी डिजॉल्व कर लें, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या पार्टीशन कोफिशिएंट। ये डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट
या पार्टीशन कोफिशिएंट। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या पार्टीशन कोफिशिएंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल K। इट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट between two immiscible solvent at equilibrium is known as distribution coefficient या partition coefficient। For example, ये distribution coefficient या partition coefficient K is equal to या it is the ratio of concentration of solute in organic solvent divided by concentration of solute in aqueous layer, aqueous solution। This ratio of concentration at equilibrium is constant, which is called distribution coefficient या partition coefficient। Value of distribution coefficient is independent of amount of solute and amount of solvents. It only depend upon the temperature. The value of K, distribution coefficient, is independent of amount of solute. It is also independent of amount of any solvent। Value of K can be changed by changing the temperature। The value of distribution coefficient K depends upon temperature। By changing the temperature, value of K will be changed। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो K की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में सॉल्वेंट या सॉल्यूट की अमाउंट चेंज करने से वैल्यू ऑफ K रिमेन सेम। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। इसकी बेस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाई रिपीटेड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शंस आर मोर एफिशिएंट देन सिंगल एक्सट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, if we discuss the distribution of iodine between two immiscible solvents, for example, if we study the distribution of iodine between two immiscible solvents, two immiscible solvents are carbon tetrachloride and water। I2 molecules are soluble in organic solvent carbon tetrachloride। I2 is insoluble in water। Small amount of iodine I2 can be dissolved in water in presence of potassium iodide। तो ये वाटर कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटाशियम आयोडाइड, इसकी मौजूदगी में पानी में आयोडीन की कुछ अमाउंट डिज़ोल्व हो जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल आप यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर सेपरेटिंग फनल में लें। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड इट इज़ कलरलेस लिक्विड। प्योर कार्बन टेट्राक्लोराइड इज कलरलेस and is denser than water. Upper layer contain water which contains small amount of potassium iodide. पोटाशियम आयोडाइड को पानी में हल करें तो इट इज आयोनाइज्ड टू गिव पोटाशियम आयन एंड आयोडाइडाइन। अब अगर इसमें आयोडीन ऐड करेंगे I2 आयोडीन सॉलिड ऐड करेंगे तो इट इज सॉल्युबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड में आयोडीन सॉल्युबल होगी। कार्बन टेट्राक्लोराइड में जब आयोडीन सॉल्युबल होगी तो इसका कलर पर्पल हो जाएगा।
अब वाटर और इस कार्बन टेट्राक्लोराइड को शेक करें तो दिस I2 मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद आयोडाइड आयन प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म द ट्राई आयोडाइड आयन। इस तरह ये I2 मॉलिक्यूल react with iodide ion present in water to give triiodide ion. This I2 is soluble in carbon tetrachloride और कार्बन टेट्राक्लोराइड का कलर आयोडीन की वजह से इट बिकम पर्पल और दिस ट्राइआयोडाइड आयन्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में सॉल्युबल हैं और वाटर का कलर बिकम ब्राउन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्राइआयोडाइड आयन। तीसरा, ये आयोडीन रिएक्ट विद आयोडाइड आयन प्रेजेंट इन वाटर टू फॉर्म ट्राइआयोडाइड आयन। ट्राइआयोडाइड आयन्स आर सॉल्युबल इन वाटर और वाटर की लेयर का कलर ब्राउन हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्राइआयोडाइड आयन। तो इसको शेक करेंगे तो इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन दिस टू प्रोसेस। ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। ट्राइआयोडाइड आयन्स आर कन्वर्टेड इनटू I2 एंड I नेगेटिव। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे द रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स प्रोसेस। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जितने मॉलिक्यूल आयोडीन के कार्बन टेट्राक्लोराइड से वाटर में शिफ्ट होंगे उतने मॉलिक्यूल वापस पानी से कार्बन टेट्राक्लोराइड में शिफ्ट होंगे। यानी इस तरह एट इक्विलिब्रियम पोजीशन दो डिफरेंट कलर की लेयर्स नजर आएंगी इन सेपरेटिंग फनल। अपर लेयर ब्राउन कलर की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्राइआयोडाइड आयन और लोअर लेयर पर्पल कलर की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ I2 मॉलिक्यूल्स। अब दिस रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इज कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट K। यानी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट K is equal to concentration of solute I2 in organic solvent carbon tetrachloride, यानी concentration of I2 in carbon tetrachloride divided by concentration of solute in aqueous solution water, और water में ये soluble है in form of triiodide, यानी concentration of triiodide in water. This ratio of concentration is constant which is called distribution coefficient. It is independent of amount of iodine added. It is independent of amount of carbon tetrachloride and water. Value of K is only dependent on temperature. अब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आप जितना मर्जी CCl4 ऐड कर दें सेपरेटिंग फनल में, जितना मर्जी वाटर ऐड कर दें, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मिसाल के तौर पर अगर हम इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे सेपरेटिंग फनल में कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड करते हैं, CCl4 ऐड करेंगे तो यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड की अमाउंट बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज डिक्रीज्ड। इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो आयोडीन की कंसंट्रेशन कम होगी, ये न्यूमरेटर वाली वैल्यू कम होगी तो K की वैल्यू को कम हो जाना चाहिए, लेकिन K रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इस रेशियो को कांस्टेंट रखने के लिए आयोडीन पानी से निकलकर कार्बन टेट्राक्लोराइड में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। यानी दिस प्रोसेस विल शिफ्ट इन रिवर्स डायरेक्शन। अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड करेंगे तो ये प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा, आयोडीन पानी से निकलकर कार्बन टेट्राक्लोराइड में शिफ्ट होगी और जब पानी से निकलकर कार्बन टेट्राक्लोराइड में शिफ्ट होगी तो ये आयोडीन की कंसंट्रेशन यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड करने से कम हो गई थी तो अब आयोडीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए ये ट्राइआयोडाइड आयन I2 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ब्राउन कलर मध्यम होगा, पर्पल कलर अपेयर होना शुरू हो जाएगा। ब्राउन कलर का मध्यम होना और पर्पल कलर का अपेयर होना ये जाहिर करेगा कि आयोडीन पानी से CCl4 में शिफ्ट हो रही है और ये शिफ्टिंग हो रही है टू कीप द वैल्यू ऑफ K कांस्टेंट, टू कीप दिस रेशियो कांस्टेंट। यानी अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड करते हैं बाय एडिंग कार्बन टेट्राक्लोराइड
द इक्विलिब्रियम is shifted in reverse direction. इक्विलिब्रियम रिवर्स डायरेक्शन में लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, आयोडीन पानी से निकलकर कार्बन टेट्राक्लोराइड में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर आप इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वाटर ऐड करते हैं, वाटर ऐड करेंगे तो आयोडीन की कंसंट्रेशन पानी में कम हो जाएगी। जब आयोडीन की कंसंट्रेशन पानी में कम होगी तो दिस रेशियो विल बिकम ग्रेटर, इस रेशियो चेंज होगी। टू कीप द रेशियो कांस्टेंट फिर आयोडीन कार्बन टेट्राक्लोराइड से निकलकर पानी में शिफ्ट होना शुरू हो गई, यानी ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा अगर आप पानी मजीद ऐड करेंगे। अब बाई एडिंग water the equilibrium is shifted in forward direction, और जब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा यानी आयोडीन कार्बन टेट्राक्लोराइड से निकलकर पानी में शिफ्ट होना शुरू होगी तो पर्पल कलर मध्यम हो जाएगा, ब्राउन कलर अपेयर होना शुरू होगा। तो यहाँ ब्राउन कलर का अपेयर होना और पर्पल कलर का मध्यम होना ये ज़ाहिर करेगा कि आयोडीन CCl4 से वाटर में शिफ्ट हो रही है, और ये शिफ्टिंग हो रही है टू कीप दिस रेशियो कांस्टेंट। इसलिए आप जितना मर्जी सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल दें, ये रेशियो कांस्टेंट रहेगी। सॉल्यूट मुकम्मल तौर पे एक सॉल्वेंट में शिफ्ट नहीं होगा। इससे अगर आप एक ही दफ़ा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करते हैं तो सॉल्यूट इज़ नॉट कम्प्लीटली सेपरेटेड। ये प्रोसेस बार बार रिपीट करेंगे तो हर दफ़ा इस K की वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए सॉल्यूट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में शिफ्ट होता रहेगा। तो इस तरह बार बार ये प्रोसेस रिपीट करके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक्वस लेयर से अलहदा कर सकेंगे। अगर इस इक्विलिब्रियम की बात करें, ये I2 प्लस I नेगेटिव टू गिव ट्राई आयोडाइड, एंड इस इक्विलिब्रियम के लिए वैल्यू ऑफ K इज 85 ये एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू ऑफ K फॉर दिस इक्विलिब्रियम इज 85। यानी इसका मतलब ये है कि आयोडीन इज 85 टाइम्स मोर सॉल्युबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड देन वाटर। इसलिए अगर आप पानी से आयोडीन को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बार बार पानी में थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहें। इस डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वजह से आयोडीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में शिफ्ट होती रहेगी। तो इस तरह ये प्रोसेस बार बार रिपीट करके हम सॉल्यूट को एक्वस लेयर से, ऑर्गेनिक सॉल्यूट को एक्वस लेयर से मुकम्मल तौर पे अलहदा कर सकेंगे, या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्वस लेयर से अलहदा करने के काबिल हो सकेंगे। तो दिस वाज द टेक्निक ऑफ सेपरेशन। इससे हम सॉल्युबल सॉल्यूट को सॉल्यूशन से अलहदा कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।